हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टू जेड स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के 15 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दोस्तों, मैं आपके सामने वही एमसीक्यू लाता हूं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है। उससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है और प्रिपरेशंस का आपका लेवल क्या है। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक चैप्टर है, सीडीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑलरेडी मैं इसका कंटेंट समझा चुका हूं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों है, रीजन क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या है, सारा चीज मैं ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूं। प्ले लिस्ट में है, जाके देख लीजिए। थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं आपको रिकॉल कराने के लिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है। इस दुनिया में जितना भी इंसान है सब एक दूसरे से अलग है। अगर आपको एक्सेप्शनली केस में अगर दो फेस, एक ही फेस में का दो टाइप का इंसान आपको मिल सकता है, यानी कि दोनों फेस बराबर हो, लेकिन दोनों के अंदर का जो क्वालिटी है, यानी कि उसका संज्ञानात्मक, उसका संवेगात्मक, उसका सोचने का क्षमता, उसके अंदर का फिजिकली, मेंटली, सोशली, लैंग्वेज, सारे उसके अंदर में डिफरेंस रहेगा एक दूसरे का। ठीक है, तो मिला जुला के ही आता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न रहता है, उसको हम लोग व्यक्तित्व भिन्नता बोलते हैं। इससे आपको इजी रहेगा आगे सारे क्वेश्चंस को समझने के लिए। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। एक बच्चे को अकेलापन और एकांत पसंद है, यानी कि बच्चा जो है वो अकेला रहना चाहता है। यह स्वभाव जिससे संबंधित है। दोस्तों, क्वेश्चंस को आपको पढ़ के समझना है कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर में ही आंसर रहता है। अगर आप क्वेश्चंस ही पढ़ के समझ लोगे ना तो आप 80% आंसर की तरफ आगे बढ़ गए। तो अगर बच्चा अकेला रहना चाहता है, अकेलापन रहना चाहता है, तो उसके अंदर इसका मतलब उसके अंदर में सोशलाइजेशन नहीं है, सोशल्स नहीं है, वो सामाजिकरण उसके अंदर में नहीं आया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सामाजिक भिन्नता। जबकि ऑप्शन में दिया हुआ है आयु भिन्नता, संस्कृति भिन्नता, प्रजाति भिन्नता। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक भिन्नता को जिससे संबंधित है। किसे संबंधित है? वो इसका स्वभाव जो है वो सामाजिक भिन्नता से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अभी तक लाइक और कमेंट नहीं किए हो तो सबसे पहले लाइक करो और कमेंट करो। ठीक है ना। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। दोस्तों, निःशक्त बालकों की शिक्षा का बाद हम लोग किए हुए थे समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा का अगेंस्ट पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, जाके देखो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मेरा सारा कंटेंट का वीडियो जरूर देखना। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप एमसीक्यू नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं हर एक चैप्टर का कंटेंट समझाता हूं, उसके बाद एमसीक्यू। ठीक है, देखो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए हम लोग अगर समावेशी शिक्षा में क्या बोला गया है कि बच्चा चाहे वो मेंटली रूप से फिट ना हो, चाहे वो हैंडीकैप हो, चाहे उसका आईक्यू लो हो, चाहे उसका आईक्यू हाई हो, हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा एक ही रूम में, एक ही क्लासरूम में, एक ही टीचर के पास पढ़ेंगे, एक ही छत के नीचे। उसको हम लोग समावेशी शिक्षा बोलते हैं। इसीलिए निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा के द्वारा। ऑप्शन में क्या क्या था? मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? समावेशी शिक्षा के द्वारा निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है, देखो आपको ऐसा विद्यालय में विज्ञान अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया जहां सहायक सामग्री का अभाव हो। दोस्तों, सहायक सामग्री क्या होता है? यानी कि टीएमएल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। आपको एक ऐसा स्कूल में भेज दिया गया जहां पे टीएमएल का कमी हो, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, सहायक सामग्री का अभाव हो। आप कौन सी विधि अपनाओगे? ठीक है ना, पढ़ाने के लिए। दोस्तों, हमको पढ़ाना है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के थ्रू से। तो अगर मेरे पास टीएमएल नहीं अवेलेबल है तो मैं टीएमएल का अरेंजमेंट करूंगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आगमन विधि नहीं, भाषण विधि नहीं, अभिक्रमिक विधि नहीं, प्रदर्शन विधि। क्योंकि प्रदर्शन विधि में बच्चा अच्छी तरीके से समझ पाता है, इसीलिए हमको प्रदर्शन विधि ही पढ़ाना है। लेकिन टीएमएल का अरेंजमेंट करने के बाद, मुझे टीएमएल पहले मैं अरेंजमेंट करूंगा क्योंकि टीएमएल अवेलेबल नहीं है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को यानी कि सहायक सामग्री को मैं अरेंजमेंट करने के बाद, उसके बाद मैं प्रदर्शन विधि से ही समझाऊंगा। तो सही आंसर होगा इसका पॉइंट नंबर 3। ठीक है, देखो बाल केंद्रित कक्षा का समर्थ निम्नों में से किस विचारक द्वारा किया गया है? ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है कि जॉन डीवी जो थे ना, जॉन डीवी जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा को समर्थन किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नों में से
किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, मतलब जब टीचर टीचिंग करते हैं उनको सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, विषय वस्तु के ऊपर, विद्यार्थी के आयु यानी कि स्टूडेंट्स का एज, व्यक्तित्व भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या तो विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। दोस्तों जब क्लासरूम में शिक्षक पढ़ाते हैं उस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है व्यक्तित्व भिन्नता को ध्यान में रखने। क्यों, रीजन क्या है? रीजन यही है कि एक ही क्लासरूम में अगर 50 बच्चा है तो 50 बच्चा का सोचने का क्षमता, अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसका हर एक चीज, मतलब उसका संज्ञानात्मक से लेके संवेगात्मक से लेके सारा चीज जो है ना, एक बच्चा दूसरे बच्चा से भिन्न रहता है। कोई किसी का आईक्यू ज्यादा होता है, किसी का आईक्यू कम होता है, किसी का एवरेज होता है, कोई फिजिकली हैंडीकैप है। तो सारे बच्चे को आप किस विधि के द्वारा क्लास में पढ़ाओगे कि सारे बच्चे समझ पाए, इसीलिए आपको सर्वाधिक ज्यादा ध्यान रखना है व्यक्तित्व भिन्नता, कि मेरा इस क्लासरूम में कितना टाइप का बच्चा है और मैं किस विधि को अपनाऊं कि सारे बच्चे समझ पाएंगे। इसीलिए आपको व्यक्तित्व भिन्नता जानना जरूरी है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है व्यक्तित्व भिन्नता को। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका व्यक्तित्व भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहे हैं, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। मतलब ये जो यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से बाल केंद्रित कौन सा नहीं है, उपयुक्त नहीं है, कौन सा तरीका, उसको हम लोगों को निकालना है। ठीक है, देखो, समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रश्नोत्तर के लिए, प्रदर्शन के लिए। दोस्तों अगर हम लोग बाल केंद्रित का बात करते हैं तो जहां पे स्टूडेंट का एंगेजमेंट ज्यादा रहता है, ऐसा एक्टिविटी, ऐसा क्लास जहां पे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाए, उसको हम लोग बाल केंद्रित बोलते हैं, क्योंकि बालक के लिए शिक्षा। तो प्रश्नोत्तर जो हो गया ना, ये बाल केंद्रित है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट का एंगेजमेंट है, टीचर क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर देंगे बच्चा। ठीक है ना। प्रोजेक्ट विधि, छोटा छोटा प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसमें बच्चा एंगेजमेंट होगा। समूह वार्तालाप, एक दूसरे से बात करके स्टूडेंट्स लोग। लेकिन प्रदर्शन विधि जो है ना, इसमें स्टूडेंट का एक्टिविटी नहीं रहता है, इसमें टीचर्स का एक्टिविटी रहता है, इसीलिए ये जो है उपयुक्त नहीं है यह तरीका प्रदर्शन के लिए। ठीक है ना, तो यानी कि इसका सही आंसर होगा 3। व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है? दो व्यक्तियों के शारीरिक भिन्नता होना। ठीक है, कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसा नहीं। दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे नहीं, इसमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर हम लोग चारों पॉइंट को देखेंगे तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक सभी दशा एक जैसा नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 2 कि हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है, शारीरिक रूप से हो सकता है, मानसिक रूप से हो सकता है, संवेगात्मक रूप से हो सकता है। तो इसीलिए सही आंसर होगा इसका पॉइंट नंबर 2। इन सब एरिया में एक दूसरे से अलग होता है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्न क्यों होता है? व्यक्ति जो होता है एक दूसरे से भिन्न क्यों होता है? सही आंसर क्या है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, ना वातावरण और अनुवंशिक क्रम के बीच अनन्य क्रिया। दोस्तों अगर हम लोग व्यक्तित्व इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बात करते हैं, व्यक्तित्व भिन्नता का बात करते हैं, वहां पे दो चीज मेन होता है। एक है आपका होता है अनुवंशिक क्रम, मतलब जो जेनेटिक हो गया, हेरिडिटी हो गया, जीन हो गया आपका। दूसरा हो गया आपका वातावरण। ये दोनों का अनन्य क्रिया से ही हम लोगों का इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। एक एग्जांपल अगर हम आपको बताते हैं कि एक बहुत ही ब्रिलियंट उसका मम्मी पापा है, यानी कि माँ बाप है, उसका 2 बच्चा हुआ। एक बच्चा एक ऐसा कल्चर में पढ़ा, यानी कि अगर एक टैलेंटेड मम्मी पापा जो बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही अच्छे कल्चर के हैं, इसका 2 बच्चा हुआ। ठीक है, एक बच्चा को एक अच्छा वातावरण मिला, ठीक है ना, और दूसरा को एक ऐसा वातावरण मिला जहां पे उसको पढ़ने का ही मौका नहीं मिला, ना सही तरीके से खाना पीना मिला, तो दोनों बच्चा में अलग अलग हो जाएगा वहां पे भी। इसीलिए अनुवंशिक क्रम यानी कि हेरिडिटी के साथ साथ वातावरण काफी रोल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दोनों का अनन्य क्रिया से ही व्यक्तित्व भिन्नता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहाँ कहाँ हम लोगों को मिलता है? बौद्धिक स्तर पे बिल्कुल, अभिवृत्ति के स्तर पे बिल्कुल,
गतिवाही योग में, बिल्कुल इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 4। अगर कमेंट नहीं किए हो तो क्लास कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताओ। कमेंट से ना मुझे एनर्जी आता है, मैं मोटिवेट होता हूं कि आप समझ पा रहे हो जो चीज मैं समझाना चाहता हूं आपको, ठीक है। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होता है, इस कथन को किसने कहा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका हरलॉक ने। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र हो सकता है, रुचि के हिसाब से एक दूसरे से अलग हो सकता है, सीखने के हिसाब से एक दूसरे से अलग हो सकता है, चरित्र के हिसाब से एक दूसरे से अलग हो सकता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 4, ठीक है। देखो समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है? समावेशी शिक्षा क्या है? एक ही क्लासरूम के अंदर में एक ही टीचर के पास में सारे बच्चे पढ़ेंगे। उस बच्चे के अंदर में कोई हैंडीकैप भी हो सकता है, कोई किसी का आईक्यू बहुत ही अच्छा हो सकता है, किसी का लो हो सकता है, तो एक ही क्लासरूम के अंदर सारे बच्चे पढ़ेंगे, उसी को हम लोग समावेशी शिक्षा बोलते हैं, ठीक है। नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव का स्वागत करना, मतलब कोई भी बच्चा हो उसमें भेदभाव नहीं करके उसको उसका स्वागत करना ही हम लोग समावेशी शिक्षा बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 1, ठीक है। देखो, एक अध्यापक किसी भी समूहों में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नता को समझ सकता है, ठीक है ना। अगर हम लोग समुदाय का बात करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा उसके में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं व्यक्तिगत के आधार पर, गृह कार्य के आधार पर। दोस्तों जहां पे हम लोग समुदाय का बात करते हैं ना, जहां पे समुदाय का बात करते हैं ना, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर ही हम लोग उसका इंडिविजुअल डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 3। हमारे देश में कोई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं दो भाषा को बोलने की क्षमता वाले बच्चे के लिए सही लाभ क्या है? अवधारणा गठन की सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क की सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन की सुविधा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो मल्टी लैंग्वेज यानी कि जो एक से ज़्यादा भाषा जानते हैं, दो भाषा जो बोल पाते हैं, उसके अंदर में अवधारणा गठन की सुविधा भी होता है, विश्लेषण करने का उनके में तर्क सुविधा ज़्यादा रहता है, तर्क की सुविधा रहता है, संज्ञानात्मक पावर उनका ज़्यादा रहता है, संज्ञानात्मक ज़्यादा रहता है, लचीलेपन की सुविधा रहता है संज्ञानात्मक का। इसीलिए इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शन करता है, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक क्लासरूम में डिफरेंस टाइप का बच्चा रहेगा, तो उनका हर एक बच्चा को कैसे टीचर एक्ट करेंगे, किस विधि को अपनाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे कि सारे स्टूडेंट समझ पाए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शन करते हैं, अतः एक शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने की विविध अनुभवों का उपलब्ध करना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या को बढ़ा देना चाहिए। अगर एक क्लासरूम में हम लोगों के पास में व्यक्तित्व भिन्नता है, तो उस केस में टीचर को ये फील होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस रहना चाहिए कि किस विधि में वो समझा रहे हैं, जिस विधि को अपना रहे हैं, क्या उस विधि से सारे बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं। यानी कि सीखने की जो विधि है, बच्चे के जो सीखने की विधि है, अनुभवों की उपलब्धि करना चाहिए कि जिस विधि से वो पढ़ा रहे हैं, जिस विधि से समझा रहे हैं, उस विधि से बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं, उसका अनुभव होना चाहिए, उसका फील कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। एक बाल केंद्रित टीचर्स मतलब यानी कि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः कैसे सीखते हैं? व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूप से, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से समूह से। दोस्तों व्यक्तिगत यानी कि वो व्यक्तिगत रूप से भी सीखता है और सामूहिक रूप से भी सीखता है। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों व्यक्तिगत रूप से भी सीखता है, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, और सामूहिक रूप से भी। तो इसका सही आंसर हुआ पॉइंट नंबर 1, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक कमेंट नहीं किए हो तो जरूर कमेंट करो। थैंक यू।